हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास यादव। यू आर वाचिंग कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा फील करने वाला टॉपिक है एक तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अच्छे से समझेंगे और इसको समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक चार्ज मैं इमेजिन कर रहा हूँ जो कि पॉजिटिव नेचर का है इस तरीके से, और वो चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है। और इसी के साथ साथ मैं एक और चार्ज ले रहा हूँ, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा चार्ज है वो, उसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूँ। इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट चार्ज। इसकी खासियत ये है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये बहुत छोटा चार्ज होता है। इसका स्पेशल एक्सटेंशन इस चार्ज का जो होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो बहुत ही छोटा चार्ज है ये, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि अगर मैं इस चार्ज को इसकी तरफ लेके आऊं तो क्या होगा? अगर इस चार्ज को मैं इसकी तरफ लेके आऊंगा तो ऐसे तो नहीं आने वाला है। अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन में आने के बाद इस चार्ज पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसको रिपेल करेगा, कहेगा उधर ही रहो, रिपेल करेगा। और ऐसा नहीं है कि यहां से यहां लाएंगे तभी ऐसा होने वाला है। यही टेस्ट चार्ज यहां से यहां लेके आते, कहीं इधर से लेके आते, इधर से लेके आते, इधर से लेके आते, इधर से लेके आते, तो हर जगह से यही होता है। एक पर्टिकुलर रीजन में आने पे उस पर एक फोर्स लगने लगता। अच्छा, कोई यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कोई बैठा है थप्पड़ मार के उसको पीछे भगा रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा है। दैट मीन्स हम लोग हाइपोथेटिकली ये समझ सकते हैं कि यहां पे इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर ये चार्ज लेके हम लोग आएंगे तो हमारे ऊपर क्या लगने वाला है? एक फोर्स लगने वाला है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। ये इस चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। और इस चार्ज को बेसिकली ज्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो सोर्स चार्ज लिखा जाता है। सोर्स चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। अच्छा, तो ये इस चार्ज के राउंड का ये जो रीजन होता है बेटा, इस रीजन को ही इस सोर्स चार्ज का क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। एक चीज आप सोच सकते हैं कि सर ये भी तो चार्ज है, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो नहीं, वो टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। वो इसीलिए मैंने कहा कि वो इतना छोटा है कि आप मतलब ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि वो ना के बराबर है तो वो, लेकिन वो बहुत छोटा है, तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग नहीं मान के चलेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस आर रीजन around a charge in which its electric effect can be experienced by another charge। अब ये चार्ज वही टेस्ट चार्ज आपका होगा। तो आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई अगर आपका चार्ज रखा है तो उसके अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जिसमें अगर आप दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो आप इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब सिंपल है, जैसे जब आप इसको इसके फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो उस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, वही इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, और इसी में थोड़ी बात और आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज मैंने रखा है तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? बाहर की तरफ भेजेगा, बाहर की तरफ भेजेगा। अच्छा, बाहर की तरफ भेजेगा अगर, तो अगर यहां से भी मैं लेके आता, इसको यहां लेके आता, इसको भी बाहर की तरफ भेजता, तो नॉर्मली क्या होता है जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रा कर देते हैं, इस तरीके से। और अगर इसी की जगह पे हमारे पास ये जो निगेटिव अगर सोर्स चार्ज होता, अब अगर आप इसकी तरफ टेस्ट चार्ज लेके आते, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ऐसे अट्रैक्ट करता।
तो इस तरीके से कुछ रेडियल लाइन ड्रा करके हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इस तरीके से प्लस और माइनस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके आगे एक और चीज सीखते हैं हम लोग इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोला जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये जो Q नॉट है इसको अगर मैं यहां पे लेके आऊंगा तो मुझे अलग अमाउंट ऑफ फोर्स फेस करना पड़ेगा। अगर यही चार्ज मैं यहां पे रखूंगा तो एक अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, यहां पे रखूंगा तो अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। कूलम्ब्स लॉ में आप लोग पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है फोर्स। यहां पे रखूंगा तो अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज की अगर हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो जो उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। और जो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स का वो वैल्यू होगा वो बताएगा कि उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। फोर्स ज्यादा लग रहा है दैट मीन्स उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। फोर्स कम लग रहा है दैट मीन्स उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाएंगे और ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि मैंने अभी पॉजिटिव का केस में आप देख ही रहे हो डायरेक्शन हमेशा किधर है। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले रहे हैं आप लोग तो ये इस टेस्ट चार्ज की तरफ है, ये टेस्ट चार्ज यहां रखोगे तो इधर हो जाएगा, यहां रखोगे तो इधर हो जाएगा। तो देख रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि टेस्ट चार्ज आप कहां रखे हैं और बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन टेस्ट चार्ज और इसके हिसाब से होने वाला है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, E इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है F अपान Q नॉट। Q नॉट यहाँ पे क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज। और ध्यान दीजिएगा वैसे तो लिखने के लिए हम लोग ये लिखते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉपर ये होगा कि अगर हम लोग इस E को ऐसा लिखें, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपान Q नॉट। दैट मीन्स वही बात जो मैं थ्योरेटिकली आपसे बोल रहा था कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये लिमिट, मैथ वाले बच्चे ज्यादा इसको समझ पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे, लेकिन समझ सकते हैं बायो वाले भी। लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 दैट मीन्स वो Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत बहुत छोटा चार्ज होने वाला है। तो इस तरीके से इसको हम लोग मैथमेटिकली एक फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। और थ्योरेटिकली अगर आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point may be defined as force experienced by unit positive test charge when placed at that point। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। और इसके साथ एक चीज ध्यान रखना, इसमें द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज शुड बी अनडिस्टर्ब। तो मतलब जब आप ये कर रहे हो तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पे जैसे टेस्ट चार्ज लेके आना चाहते हैं तो वो टेस्ट चार्ज आप लेके आइए, ये जो सोर्स चार्ज है आप इसकी पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, अब आगे हम लोगों के पास, क्योंकि ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है तो इसका SI यूनिट वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती से इरेज हो गया मुझसे। और फिर इसका हम लोग SI यूनिट लिखते हैं। जब SI यूनिट क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, SI यूनिट ऑफ E। SI यूनिट कैसे लिखेंगे यार, सिंपल, फोर्स का आप जानते हो न्यूटन होता है,
और चार्ज का क्या होता है, कूलम, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बेटा, SI यूनिट होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे, और आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो 100% क्या होगा, फिलहाल ये केस में हम लोग इसको प्लस ले रहे हैं। ये पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसके अराउंड इसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, हमने आपको बताया था एक फार्मूला भी उसके लिए बताया था, उसका जो स्ट्रेंथ होगा इस फील्ड के अंदर ही अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। और उसको निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, E = F/Q0। और ज्यादा अच्छा रहता है कि इसको लिख दिया जाए लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ये एग्जैक्ट इसका फार्मूला होता है। तो सपोज करिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कोई एक पॉइंट P है जहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वही आपका टेस्ट चार्ज काम आने वाला है। तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है तो मुझे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, और तब मैं देखूंगा इस फार्मूले का यूज करके कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में डिफरेंस क्या है। तो कई बच्चों के अंदर ये रहता है कि दोनों एक ही चीज है, या दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। देखिए, जो आपका पॉइंट चार्ज है और टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज बाय नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, बाय नेचर नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि उसके टुवार्ड्स होता है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि उससे अवे जाता है। और टेस्ट चार्ज का क्या है, जो टेस्ट चार्ज है बेटा, ये आपका फिक्स है, बाय नेचर ये पॉजिटिव ही होना है। अच्छा, ये तो एक डिफरेंस हो गया नेचर का दोनों का। दूसरा डिफरेंस आप ये समझ सकते हैं, जो पॉइंट चार्ज है ये भी हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये भी डायमेंशन लेस है, बट इसके पास कुछ एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जो आपका टेस्ट चार्ज है, एक तो इससे भी ज्यादा छोटा होता है, प्लस उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेग्लिजिबल होता है। दैट मीन्स उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, या वो उसका ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरीके से डिस्टर्ब कर पाए, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये दोनों डिफरेंस समझ पाए होंगे कि टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज में डिफरेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है इस प्लस Q की वजह से, ये आपका टेस्ट चार्ज है, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसको अगर आप चाहे पॉइंट चार्ज बोल दीजिए, चाहे आप इसको सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज, या आप इसको पॉइंट चार्ज बोल दीजिए, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों को पता है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये F/Q0 का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो पहले काम करते हैं, F फाइंड आउट कर लेते हैं। F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब क्योंकि भाई इस चार्ज के पास आप एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं तो उस पर तो कुछ फोर्स लगना है। वो फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो वो क्या होता है, 1/4πε0। ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं फिलहाल फ्री स्पेस के लिए कर रहे हैं, और दोनों चार्ज लिखते हैं तो एक Q है या एक आपका Q0 है, अपान दोनों के बीच का डिस्टेंस R लिया है, R²। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा है, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने समझाया था। तो F को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस R माना है तो हम लोग उस यूनिट वेक्टर को R ही मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर R। अच्छा, ये F हो गया। अब अगर मैं E के बारे में बात करूं तो E क्या होगा, इस फार्मूले के हिसाब से नॉर्मली हम लोग इसी फार्मूले का यूज करते हैं इस तरीके से। अब F की जगह पे हम लोग रखेंगे 1/4πε0 Q0/R², अपॉन यूनिट वेक्टर R लगा देते हैं। अपॉन में क्या है आपका बेटा, Q0 है, तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फाइनली बचेगा क्या, E = 1/4πε0 Q/R² और यूनिट वेक्टर R। ये उस पॉइंट पे, पॉइंट P पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकाल लिया हम लोगों ने बेटा, इलेक्ट्रिक
फील्ड निकाल लिया। और एक चीज अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जो हमको मिला है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की, मतलब अगर मैं केवल ई के बारे में बात कर रहा हूं, मॉड ऑफ ई, तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा जी, ये तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो गया। और अब अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो ये जो ई है, ये अगर आप देखें तो आर के साथ इसका क्या रिलेशन आ रहा है, E is inversely proportional to 1/r square। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल वैसा ही वेरी करता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। सेम उसी हिसाब से जब डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा सोचिए कि क्या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, हो सकता है क्या ऐसा? तो जो मेरे पास फार्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या मैग्नीट्यूड कहीं जीरो हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, जीरो ये कब होगा, जीरो ये तब होगा, ई जीरो तभी होगा जब आर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर आर इन्फिनिटी होगा, अगर आर इन्फिनिटी होगा तभी ई जीरो होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर कोई चार्ज आप रखे हैं तो उससे चाहे आप जितने डिस्टेंस पे चले जाइए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से खत्म नहीं होता है। हाँ, इतना कम हो जाएगा कि उसका जो इफेक्ट होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, बट वो एग्जिस्ट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, आप डिस्टेंस को चाहे जितना ज्यादा करें। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको यहां तक बात समझ में आई होगी कि अगर हम लोग किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। एक बार मैं अगर आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊं तो आपको क्या करना रहेगा, पहले जो टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच का फोर्स निकाल लीजिए, और फोर्स निकालने के बाद आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा फार्मूला है, उसमें रखते चले जाइए और आपको फाइनली उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। और इसके आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान रखिए अभी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे निकाला था। लेकिन अगर सपोज करो हमारे पास एक दो या दो से ज्यादा चार्जेस है, एन नंबर ऑफ चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, तब अगर हम लोगों को किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा ये कुछ वैसा ही है जैसा हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स में पढ़ा था। यहां पे क्या होगा कि इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस एंड वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, then the net electric field at that point is the vector sum of electric field due to individual charges at that particular point। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से किसी तरीके से अफेक्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो डेफिनेशन में मैंने वही लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट व्हेन ऑल अदर चार्जेस अज्यूम्स टू बी एब्सेंट। इसका मतलब ये है कि किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूसरे चार्ज की वजह से किसी तरीके से अफेक्टेड नहीं होगा। ओके, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, एक हमारे पास सिस्टम हमने लिया हुआ है, दो चार्जेस की वजह से फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग। तो एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 है, और Q0 का पोजीशन वेक्टर हमने R बोला हुआ है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 बोला है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 बोला है, और Q1 से Q0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1P है, तो उसको एक वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने R1P से डिनोट किया है। इधर आप देख सकते हैं 2 से P की तरफ वाले को हम लोगों ने R2P से डिनोट किया हुआ है। तो होगा क्या, इस Q0 पे इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये क्या होगा बेटा, ये हम लोगों को पॉजिटिव लेके चलना है। फिलहाल हमारा जंक्शन हमेशा जब हम लोग करेंगे नॉर्मली तो पॉजिटिव लेके ही करेंगे, तो इसकी वजह से इधर होगा Q0 पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमने E1 माना है, और Q0 पे Q2 की वजह से जो होगा उसको हमने E2 माना है। तो ये दो एडिशन साइड्स पैरेललोग्राम की बन रही है, उसका रिजल्टेंट जो होता है वो डायगोनल से जाता है, ये हम जानते हैं। तो देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एक काम कर रहा हूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि आप उस टेस्ट चार्ज पे जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसकी वजह से फोर्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है आपका, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q1। तो अगर मैं Q1 की वजह से निकाल रहा हूं तो फोर्स क्या होगा भाई? अच्छा, इसको डिनोट हम लोग कर देते हैं F1 से। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्ज आपका Q1 है और वो चार्ज आपका Q नॉट है, और अपान में क्या हो जाएगा बेटा? उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R1P हमने लिया है, R1P का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? R1P यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होगा 1 से P की तरफ होगा, तो इसीलिए हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे? R1P। आप देख सकते हैं प्लस की वजह से बाहर ही होता है, आप जानते हैं। अगर मैंने F1 निकाल लिया तो E1 क्या होगा? अब E1 क्या हो जाएगा? अगर हमने Q नॉट पे इसकी वजह से फोर्स निकाल लिया तो हम लोग Q नॉट पे Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? E1 बराबर, अगर आप लिखना चाहें, F1 अपान Q नॉट, F1 अपान Q नॉट। F1 हम लोगों के पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R1P का होल स्क्वायर, और ये आपका R1P यूनिट वेक्टर है, और साथ में नीचे आपका क्या आ जाएगा बेटा? Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा बेटा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P का स्क्वायर, और इसके साथ R1P यूनिट वेक्टर। यहां तक आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये E1 आ गया। अब सेम तरीके से हमको क्या मिल सकता है? सिमिलरली हम E2 को लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास E2 भी आ जाएगा। तो E2 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका Q1 है, Q1 की वजह से निकाले थे तो Q1 था, Q2 की वजह से निकालोगे तो Q2 हो जाएगा, Q2 अपान R2P का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका R2P यूनिट वेक्टर। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने E1 E2 निकाल लिया। सॉरी, ये हम लोगों ने क्या निकाला होगा? E1 E2, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है। तो ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ और एक बार मैं ये देख लेता हूँ थोड़ा मेरे मोबाइल में नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ये यहां तक आपको दिख रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है अभी बोर्ड पे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। हमें E1 मिल गया, हमें E2 मिल गया। अगर E1 E2 मिल गया, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। E1 हमको क्या मिला फाइनली? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपान R1P का स्क्वायर और R1P यूनिट वेक्टर, ये हो गया। और E2 आपको क्या मिल जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2P का स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अच्छा, तो अभी इसका हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे आप वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें यहाँ पे, चाहे आप इस स्टेटमेंट का यूज करें, तो E जो होगा, ये E क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे। E बराबर आपका क्या आएगा बेटा? इसको मैं E नेट लिख देता हूं, E नेट। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आप ध्यान दे सकते हैं, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? E1 की जगह पे आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P का स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2P का स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर। और इसमें से अगर आप चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, देख सकते हैं ध्यान से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा? Q1
r1p का स्क्वायर r1p यूनिट वेक्टर प्लस q2 r2p का स्क्वायर r2p यूनिट वेक्टर। ये हो गया। ये तो दो चार्ज जो रखे थे उनकी वजह से हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। इसी तरीके से सपोज करिए n चार्जेज होते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो n चार्जेस की वजह से होता तो क्या होता, जो ई नेट जो होता वो बराबर हो जाता E1 E2 कहां तक बेटा En। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। पहले की वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 अपान R1P का होल स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर प्लस अगला क्या लिख सकते हैं Q2 अपान R2P का स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर। और इसी तरीके से एनवे की वजह से लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं QN अपान RNP का स्क्वायर और RNP यूनिट वेक्टर। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक स्टेप और है, हालांकि ये अपने आप में कंप्लीट है। लास्ट में सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं, सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में, तो मैं इधर लिख देता हूं, आसान काम है। सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ई नेट होगा, ई नेट जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा लगा देते हैं। और यहां देखिए Q1 है, Q2 है, इस तरीके से Q3 आएगा तो Q1 तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ QI यूज कर सकते हैं अपन। अगर आप ध्यान से देखिए R1P है, R2P है, फिर R3P आएगा, R4P आएगा, RNP तक जाएगा। तो यहाँ मैं आपका लिख देता हूँ RIP का स्क्वायर, फिर यूनिट वेक्टर यहाँ क्या है R1P R2P, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं RIP यूनिट वेक्टर। अच्छा, I कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक। I आपका बेटा 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिग्मा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हुआ, और इसको हम लोग इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर ये कॉपी करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या पॉज करके कॉपी कर लीजिए, जैसे भी करना है, तो फिर मैं उसके बारे में बात करूं। ये भी इरेज कर देते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस ट्राइंगल में देखें ध्यान से, और आप लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। उस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R1P ये बराबर किसके हो जाएगा, वेक्टर R के। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर RIP इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, ऐसा लिखा जा सकता है। और ऐसे अगर हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो R2 प्लस दिस, तो वेक्टर R2 प्लस R2P वेक्टर इक्वल टू, वैसे क्या होगा, इक्वल टू यही आपका वेक्टर R। तो फाइनली इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, R2P इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर R2। ऐसे अगर हम लोग nth की वजह से लिखें, जैसे पहले Q1 की वजह से लिख रहे थे तो R1 था, Q2 की वजह से लिख रहे थे तो R2 था, nth की वजह से क्या होगा, Rn प्लस यहाँ 1 था 2 था तो n हो जाएगा RNP, और इधर क्या हो जाएगा आपका वेक्टर R जैसे है, ये बराबर हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूं RNP इक्वल टू तो वेक्टर R माइनस वेक्टर Rn, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं n की जगह पे i सबस्क्रिप्ट अगर यूज करूं तो सिंपल रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, अगर n को i से रिप्लेस कर दिया जाए तो RIP इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R माइनस n की जगह पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, n की जगह पे आपको बस रिप्लेस कर देना है i से, तो ये आपका आ जाएगा वेक्टर R। ओके, तो ये हमने लिख दिया, क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वहां पे हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है RIP, तो RIP यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RIP वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ RIP। अच्छा, मॉड ऑफ RIP को अगर आप चाहो तो RIP सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करना है हम लोगों को वहां पे चल के। तो इसके लिए एक स्टेप मैं यही नीचे ही लिख देता हूं। तो अगर हम लोग नीचे लिखें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहां से कहां तक है आपका, आई 1 से लेके n तक, क्यू आई अपॉन आर आई पी है, तो आर आई पी का स्क्वायर रहने दीजिए, और इसके साथ क्या यूनिट वेक्टर आर, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर आई पी वेक्टर अपॉन आर आई पी लिख सकते हैं बेटा हम लोग। फिर अभी हमको यहाँ पे चलना पड़ेगा, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, तो यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या है, आई 1 से लेके n तक है, क्यू आई है, क्यू आई के नीचे ये आपका क्या हो जाएगा, आर आई पी, तो आपका हो जाएगा, सॉरी आर आई पी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो आर आई पी का स्क्वायर इंटू आर आई पी का क्यूब हो जाएगा, और इसके साथ एक वेक्टर आपका लगेगा, वो आपका क्या होगा, आर आई पी वेक्टर। अब एक लास्ट स्टेप हम लोगों का बचा है, और उसके लिए थोड़ा सा हमको डायग्राम इरेज करना पड़ेगा, तो डायग्राम का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो जाएगा आपका आई 1 से लेके n तक, क्यू आई तो क्यू आई ही रहेगा, ये क्या है, मॉड सॉरी आर आई पी का होल क्यूब है, तो अगर ये आपका आर आई पी वेक्टर ये इसके बराबर है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मॉड में जो आर आई पी होगा वो बराबर होगा मॉड में वेक्टर आर माइनस वेक्टर आई, ऐसा होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या सिंपली से आर आई पी भी लिखा जा सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं, आर आई पी का होल क्यूब है, तो आर आई पी की जगह पे वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई का होल क्यूब, और वेक्टर आर आई पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई। तो ये इसको हम लोगों ने फाइनली जो है पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख लिया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।